नमस्कार दोस्तों, थिंक गाइस में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम दृष्टि, घटना चक्र, समसामयिकी पर चर्चा कर रहे हैं जो एक साल की करंट अफेयर्स हैं। इसमें हम हरित हाइड्रोजन के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हरित हाइड्रोजन हवा और सौर ऊर्जा जैसी अक्षय ऊर्जा का उपयोग करके उत्पादित हाइड्रोजन गैस को कहते हैं। इसमें ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन नहीं होता है। इसके अलावा यह जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं करती है। यह जीवाश्म ईंधन का एक बेहतर विकल्प हो सकता है। इसका उपयोग परिवहन, बिजली उत्पादन और औद्योगिक गतिविधियों में ईंधन के रूप में किया जा सकता है। अब बात करते हैं स्मार्ट सिटी, स्मार्ट शहरीकरण 2022। स्मार्ट सिटीज़ मिशन SCM एक केंद्र प्रायोजित परिवर्तनकारी मिशन है जिसका उद्देश्य स्मार्ट समाधानों के अनुप्रयोग के माध्यम से अपने नागरिकों को मूल अवसंरचना, स्वच्छ एवं सतत पर्यावरण आदि उपलब्ध कराने वाले शहरों को बढ़ावा देना है। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 25 जून 2015 को की गई थी। 18 से 20 अप्रैल 2022 तक सूरत, गुजरात में स्मार्ट सिटी, स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन, स्मार्ट सिटी स्मार्ट अर्बनाइजेशन कॉन्फ्रेंस का आयोजन सूरत स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन डेवलपमेंट लिमिटेड के साथ मिलकर भारत सरकार के आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय महुआ, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा किया गया। स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। कार्यक्रम के दौरान शहरी आउटकम संरचना 2022 अर्बन आउटकम फ्रेमवर्क 2022 का विमोचन किया गया। इसमें ईज़ ऑफ लिविंग, नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक, डाटा परिपक्वता और जलवायु स्मार्ट शहरों का आकलन ढांचा शामिल है। स्मार्ट सिटी मिशन और विश्व आर्थिक मंच द्वारा शहरी परिवर्तन और पर सहयोग करने के लिए वर्चुअल हब का शुभारंभ किया गया। इसके साथ ही शहरों के लिए एकीकृत डेटा पोर्टल एम्प्लीफाई AMPLIFI लॉन्च किया गया। कार्यक्रम में इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड्स प्रतियोगिता ISAC 2020 के पुरस्कार विजेताओं को भी सम्मानित किया गया। ISAC इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड्स प्रतियोगिता या कंपटीशन 2020 में सूरत, गुजरात और इंदौर मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ शहर, जबकि उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया। इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड्स प्रतियोगिता ISAC 2020 के तहत विजेता शहरों की सूची देख लेते हैं। परियोजना, पुरस्कार, विषय वार विजेता या संयुक्त विजेता दोनों का आकलन। सामाजिक पहलू, सोशल एस्पेक्ट में पहले तिरुपति, दूसरा भुवनेश्वर, तीसरे तुमकुरु। गुड गवर्नेंस या प्रशासन में वडोदरा पहले नंबर पे, ठाणे दूसरे नंबर पे, भुवनेश्वर तीसरे नंबर पे। संस्कृति या कल्चर, इसमें इंदौर और चंडीगढ़ साथ में पहले नंबर पे, ग्वालियर तीसरे नंबर पे। शहरी पर्यावरण, अर्बन इन्वायरमेंट में भोपाल और चेन्नई संयुक्त रूप से साथ में पहले नंबर पर, तिरुपति तीसरे नंबर पर। सैनिटेशन यानी स्वच्छता में तिरुपति और इंदौर साथ में पहले नंबर पर और सूरत तीसरे नंबर पर। अर्थव्यवस्था यानी इकॉनमी में इंदौर पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पर तिरुपति और आगरा साथ में। निर्मित पर्यावरण, बिल्ट इन्वायरमेंट में पहले नंबर पे इंदौर, दूसरे पे सूरत, तीसरे में इरोड। जल यानी वाटर में पहले नंबर पे देहरादून और वाराणसी साथ में और सूरत तीसरे नंबर पे। ICCC ICCC का सतत बिजनेस मॉडल में अगरतला पहले नंबर पे। शहरी गतिशीलता में औरंगाबाद पहले पे, सूरत दूसरे में, अहमदाबाद तीसरे में। नवाचार इनोवेशन पुरस्कार, नवाचार आइडिया पुरस्कार में इंदौर पहले नंबर पे। कोविड नवाचार पुरस्कार में कल्याण, डोंबिवली और वाराणसी संयुक्त रूप से साथ में। कोविड नवाचार पुरस्कार राउंड वाइज विजेता, राउंड 1 में चेन्नई, राउंड 3 में बंगलुरु, राउंड 4 में सहारनपुर। सिटी पुरस्कार में ओवरऑल विजेता इंदौर और सूरत। राज्य पुरस्कार में पहले पे उत्तर प्रदेश, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे तमिलनाडु। केंद्र शासित प्रदेश पुरस्कार में चंडीगढ़ पहले स्थान पर। स्मार्ट सिटीज़ लीडरशिप पुरस्कार में
अहमदाबाद पहले स्थान पर, वाराणसी दूसरे स्थान पर, रांची तीसरे स्थान पर। सांबा 100% गोल्ड सेहत कार्ड पंजीकरण वाला पहला जिला। 23 सितंबर 2018 को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लॉन्च किया गया था। यह सरकार द्वारा वित्त पोषित विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसके तहत अस्पतालों में द्वितीयक एवं तृतीयक सेकेंडरी एंड टर्शरी स्वास्थ्य सेवा लाभ हेतु प्रतिवर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है। यह पूर्णतः नकद रहित एवं कागज रहित योजना है। इस योजना के तहत परिवार के आकार, आयु या लिंग की कोई बाध्यता नहीं है। इस योजना के तहत लाभार्थी परिवारों की पहचान वर्ष 2011 की सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना SECC सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस से चुनिंदा वंचित डिप्रीवेशन एवं व्यावसायिक ऑक्यूपेशनल मानदंडों के आधार पर की जाती है। स्मरणीय तथ्य अप्रैल 2022 में सांबा जिला प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना ABPMJAY आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत योजना के तहत 100% परिवारों को आच्छादित करने वाला देश का पहला जिला बन गया। कौन सा? सांबा। ज्ञातव्य है कि सांबा जिला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की जम्मू डिवीज़न में स्थित है। सांबा ज़िले ने यह उपलब्धि राज्य स्वास्थ्य एजेंसी SHA स्टेट हेल्थ एजेंसी द्वारा जम्मू कश्मीर के सभी जिलों में 11 से 21 अप्रैल 2022 के मध्य आयोजित गोल्डन कार्ड पंजीयन या पंजीकरण अभियान के दौरान प्राप्त की। सांबा जिले में निवासित प्रत्येक परिवार अब आयुष्मान भारत प्राइम मिनिस्टर जन आरोग्य योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY सेहत योजना के अंतर्गत आच्छादित हो गया है। इस प्रकार सांबा 100% गोल्डन या सेहत कार्ड पंजीकरण वाला देश का पहला जिला बन गया है। आंध्र प्रदेश में 13 नए जिले। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश जिला गठन अधिनियम 1974 द आंध्र प्रदेश डिस्ट्रिक्ट फॉर्मेशन एक्ट 1974 के तहत एक मसौदा अधिसूचना जारी की थी, जिसमें राज्य के निवर्तमान 13 जिलों को पुनर्गठित कर जिलों की संख्या को 2 गुना 26 करने का प्रावधान शामिल था। नए जिलों का सृजन का निर्णय राज्य में बेहतर प्रशासन एवं विकास के उद्देश्य से लिया गया है। स्मरणीय तथ्य 4 अप्रैल 2022 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य में 13 नए जिलों का उद्घाटन किया गया। नए जिलों के उद्घाटन के पश्चात राज्य में जिलों की कुल संख्या 13 से बढ़कर 26 हो गई है। राज्य में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 25 है। नव उद्घाटित 13 जिले निम्नलिखित हैं। पहला पार्वतीपुरम मान्यम, दूसरा अल्लूरी सीताराम राजू, तीसरा अनाकपल्ली, चौथा काकीनाडा, पाँचवां कोनसीमा, छठा एलुरू, सातवां NTR, आठवां पलनाडु, नौवां बापटला, 10वां नंदयाला, 11वां अन्नामय्या, 12वां श्री बालाजी, 13वां श्री सत्य साई। प्रत्येक जिला एक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सटा हुआ है। हालांकि विशाल आदिवासी आबादी की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए अराकू ST निर्वाचन क्षेत्र 2 जिलों अल्लूरी सीताराम राजू और पार्वतीपुरम मान्यम के साथ अकेला अपवाद है। जनगणना 2011 के अनुसार प्रत्येक ज़िले में लोगों की औसत संख्या 38.15 लाख नए जिलों के गठन के पहले थी। 13 नए जिलों के गठन के पश्चात यह संख्या घटकर 19.07 लाख प्रति जिला हो गई। नागालैंड देश की पहली कागज रहित विधानसभा। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा NEVA नेशनल ई विधान एप्लीकेशन डिजिटल विधानसभाओं को मूर्त रूप देने के लिए एक मिशन मोड परियोजना है। इसका उद्देश्य देश की सभी विधानसभाओं की कार्यप्रणाली को कागज रहित बनाना है। इस एप्लीकेशन का विकास एक देश एक एप्लीकेशन वन नेशन वन एप्लीकेशन की परिकल्पना पर आधारित है। स्मरणीय तथ्य 19 मार्च 2022 को नागालैंड विधानसभा पूरी तरीके से कागज रहित पेपरलेस होने वाली भारत की पहली विधानसभा बन गई। नागालैंड विधानसभा ने यह उपलब्धि राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा को पूर्णतः लागू कर प्राप्त की। नागालैंड की 60 सदस्यीय विधानसभा में प्रत्येक टेबल पर एक टैबलेट या ई-बुक को संबद्ध किया गया है। इस प्रकार अब नागालैंड विधानसभा के सदस्य
सदन की कार्रवाइयों में भाग लेने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग कर सकेंगे। भारत सरकार के डिजिटल इंडिया मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन एक ई प्रशासन परियोजना है। इसका उद्देश्य राज्य विधानसभाओं को कागज रहित ई विधान सभाओं में परिवर्तित करने के माध्यम से डिजिटल हाउस के दृष्टिकोण को साकार करना है। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट कार्ड 2021। स्कॉच समूह SKOCH स्कॉच ग्रुप नई दिल्ली स्थित भारत का एक अग्रणी थिंक टैंक है जो समावेशी विकास के लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लक्ष्य के साथ सामाजिक आर्थिक मुद्दों से संबंधित क्षेत्र में कार्य करता है। स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट इस समूह द्वारा जारी की जाने वाली एक वार्षिक रिपोर्ट है जो भारत के विभिन्न राज्यों में परियोजना आधारित परिणामों का अध्ययन करती है। स्मरणीय तथ्य: 10 मार्च 2022 को स्कॉच समूह द्वारा स्कॉच गवर्नेंस रिपोर्ट कार्ड 2021 जारी किया गया। इस रिपोर्ट में राज्य, जिला तथा नगर निगम स्तर पर विभिन्न परियोजनाओं में प्रदर्शन के अनुसार राज्यों को रैंक प्रदान की गई है। राज्यों को 4 श्रेणियों यथा स्टार, परफॉर्मर, कैचिंग अप तथा अन्य राज्यों अदर स्टेट्स में विभाजित किया गया है। शीर्ष 5 रैंक प्राप्त राज्यों को स्टार्स के रूप में वर्गीकृत किया गया है। टॉप 5 को आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, गुजरात तथा महाराष्ट्र वर्ष 2021 में स्टार राज्य रहे हैं। लगातार दूसरे वर्ष आंध्र प्रदेश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम तथा हिमाचल प्रदेश को परफॉर्मेंस का दर्जा दिया गया है। वर्ष 2021 में उत्तर प्रदेश 7वें, वर्ष 2020 में 6ठे स्थान पर है। कैचिंग अप श्रेणी 11 से 15 रैंक में क्रमशः बिहार, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, UT, छत्तीसगढ़ और राजस्थान शामिल हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव 2022। भारतीय संविधान के 6ठे भाग में अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्य विधानमंडल के संगठन, गठन, कार्यकाल, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकार और शक्तियों आदि का प्रावधान है। अनुच्छेद 168 के अनुसार प्रत्येक राज्य का राज्य विधानमंडल होता है जो विधानसभा और राज्यपाल से मिलकर बनता है। ध्यातव्य है कि कुछ राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद के साथ द्विसदनीय व्यवस्था भी मौजूद है। इसके साथ ही संविधान में विधानसभा की सदस्य संख्या अधिकतम 500 और निम्नतम 60 तय की गई है। हालांकि सिक्किम 32, मिजोरम 40 और गोवा 40 इसका अपवाद है। स्मरणीय तथ्य: 10 मार्च 2022 को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इलेक्शन कमीशन द्वारा 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम जारी किए गए। 5 राज्यों में पंजाब, गोवा, उत्तराखंड, मणिपुर और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। पंजाब की बात करें, 15वीं पंजाब विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति की तिथि 23 मार्च 2022 निर्धारित थी, जिसके चलते 20 फरवरी 2022 को राज्य में एक चरण में चुनाव संपन्न हुए। राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या 117 है। गौरतलब है कि राज्य में आम आदमी पार्टी ने 42.01 के मत प्रतिशत के साथ 117 में से 92 सीटें हासिल की हैं। 16 मार्च 2022 को भगवंत मान आम आदमी पार्टी ने पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। आम आदमी पार्टी देश की एकमात्र ऐसी क्षेत्रीय पार्टी बन गई है जो 2 राज्यों या संघ शासित क्षेत्रों दिल्ली और पंजाब में सत्तारूढ़ है। चुनाव परिणाम: आम आदमी पार्टी विजय सीटें 92, मत प्रतिशत 42.01। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विजित सीटें 18, मत प्रतिशत 22.98। शिरोमणि अकाली दल सीटें 3, मत प्रतिशत 18.38। बीजेपी 2 सीटें, मत प्रतिशत 6.60। बहुजन समाज पार्टी BSP 1 सीट 1.77 मत प्रतिशत और निर्दलीय 1 सीट। गोवा विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति की तिथि 15 मार्च 2022 निर्धारित थी। 14 फरवरी 2022 को गोवा की सभी विधानसभा सीटों हेतु चुनाव संपन्न हुआ। 14 फरवरी 2022 को गोवा की सभी 40 विधानसभा सीटों हेतु चुनाव संपन्न हुआ। चुनाव परिणामों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 33.31 के मत के साथ सर्वाधिक 20 सीटें जीतने वाले पार्टी रही। 28 मार्च 2022 को लगातार दूसरे कार्यकाल हेतु प्रमोद सावंत ने गोवा के मुख्यमंत्री की शपथ ली। तो तारीख क्या थी? 28 मार्च 2022। चुनाव परिणाम: बीजेपी
20 सीटें जीती 33.31% के साथ वोट परसेंटेज। आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस 11 सीटें जीती 23.46% मतों के साथ। आम आदमी पार्टी 2 सीटें जीती 6.8% मत। महाराष्ट्रवादी गोमांतक 2 सीटें जीती 7.60 मत प्रतिशत के साथ। गोवा फॉरवर्ड पार्टी 1 सीटें जीती 1.84% मत के साथ। अन्य 4 सीटें जीती 19.4% मत के साथ। उत्तराखंड की बात करते हैं। उत्तराखंड विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति की तिथि 23 मार्च 2022 निर्धारित थी, जिसके चलते नई विधानसभा के गठन हेतु राज्य में फरवरी 14, 2022 को एक चरण में चुनाव संपन्न हुए। ध्यातव्य है कि राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या 70 है। चुनाव परिणामों के अनुसार राज्य में भारतीय जनता पार्टी सर्वाधिक 47 सीटें, मत प्रतिशत 44.33 जीतने में सफल रही। मार्च 23, 2022 को पुष्कर सिंह धामी ने अपने दूसरे कार्यकाल हेतु उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की शपथ ली। चुनाव परिणाम पार्टी बीजेपी 47 सीटें 44.33 वोट परसेंटेज। आईएनसी 19 सीटें इंडियन नेशनल कांग्रेस की 37.91 वोट परसेंटेज। बीएसपी बहुजन समाज पार्टी 2 सीटें 4.82 वोट परसेंटेज। निर्दलीय 2 सीटें। मणिपुर राज्य में नई विधानसभा के गठन हेतु चुनाव 2 चरणों में 28 फरवरी 2022 एवं 5 मार्च 2022 को संपन्न हुए। गौरतलब है कि मणिपुर की पिछली विधानसभा का कार्यकाल 19 मार्च 2022 को समाप्त हो गया। राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या 60 है। चुनाव परिणामों के तहत राज्य में भारतीय जनता पार्टी सर्वाधिक 32 सीटें, मत प्रतिशत 37.83 जीतने में सफल रही। 21 मार्च 2022 को एन बीरेन सिंह ने लगातार दूसरे कार्यकाल हेतु मणिपुर के मुख्यमंत्री की शपथ ली। चुनाव का जो परिणाम था, पार्टी बीजेपी सीटें 32, मत प्रतिशत 37.83। आईएनसी नेशनल पीपल्स पार्टी 7 सीटें 17.29 वोट परसेंटेज। जनता दल यूनाइटेड 6 सीटें 10.77 वोट परसेंटेज। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस 5 सीटें 16.83 वोट परसेंटेज। नागा पीपल्स फ्रंट 5 सीटें 8.09% वोट और अन्य 5 सीटें। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में 18वीं विधानसभा हेतु लोकसभा नहीं विधानसभा, तो उत्तर प्रदेश में 18वीं विधानसभा के चुनाव हेतु 10 फरवरी से 7 मार्च 2022 तक 7 चरणों में चुनाव संपन्न हुए। विदित हो कि 17वीं विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति की तिथि 14 मई 2022 निर्धारित थी। राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या 403 है, जिसमें 84 अनुसूचित जाति एवं 2 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने 41.3% मत के साथ 403 में से 255 सीटें हासिल की हैं। साहिबाबाद निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार सुनील कुमार शर्मा ने 2,14,835 मतों के अंतर से सीटें जीती। यह देश में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़े अंतर से जीत का राष्ट्रीय रिकॉर्ड है। तो कौन है इसमें? सुनील कुमार शर्मा। कौन सी सीट से? साहिबाबाद। हरचंदपुर रायबरेली से राहुल राजपूत 25 वर्ष सपा और सैदपुर गाजीपुर से अंकित भारती 25 वर्ष सपा 18वीं विधानसभा में सबसे युवा विधायक रहे। इसके साथ ही आजमगढ़ जिले में निज़ामाबाद सीट से जीते आलम बदी 86 वर्ष सबसे बुजुर्ग ओल्डेस्ट विधायक हैं। 25 मार्च 2022 को लखनऊ स्थित अटल बिहारी वाजपेयी एकाना स्टेडियम में योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उत्तर प्रदेश में अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के पश्चात दूसरे कार्यकाल हेतु पुनः शपथ ग्रहण करने वाले योगी आदित्यनाथ राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री हैं। चुनाव परिणाम: भारतीय जनता पार्टी 255 सीटें जीती 41.3% वोट के साथ। समाजवादी पार्टी 111 सीटें जीती 32.1% वोट के साथ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2 सीटें जीती 2.3% वोट के साथ। बीएसपी ने 1 सीट जीती, बहुजन समाज पार्टी ने
12.88 वोट परसेंट के साथ। राष्ट्रीय लोकदल ने 8 सीटें जीती 2.85 वोट परसेंट के साथ। अन्य ने 26 सीटें जीती। राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम, जब सरकार अपनी किसी संपत्ति का मुद्रीकरण करती है तो इसका अनिवार्य रूप से तात्पर्य है कि वह एक निर्दिष्ट अवधि के लिए एक निजी संस्थान को उस संपत्ति, निष्क्रिय भूमि, बुनियादी ढांचा और सार्वजनिक उपक्रम के राजस्व अधिकार को स्थानांतरित कर रही है। इस तरह के लेन देन में सरकार को उस निजी संस्था से एक अग्रिम भुगतान, संपत्ति द्वारा सृजित राजस्व में नियमित हिस्सा, परिसंपत्ति में स्थिर निवेश का वादा और मुद्रीकरण संपत्ति, मोनेटाइज्ड एसेट के शीर्षक अधिकार, टाइटल राइट्स मिलते हैं। फिर से देख लेते हैं। राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम, जब सरकार अपनी किसी संपत्ति का मुद्रीकरण करती, मोनेटाइजेशन करती है तो इसका अनिवार्य रूप से तात्पर्य है कि वह एक निर्दिष्ट अवधि के लिए एक निजी संस्थान, प्राइवेट कंपनी को उस संपत्ति, निष्क्रिय भूमि हो सकती है, बुनियादी ढांचा कोई भी हो सकता है, सार्वजनिक उपक्रम हो सकता है, कि राजस्व अधिकार को स्थानांतरित कर रही है। इस तरह के लेन देन में सरकार को उस निजी कंपनी या संस्था से एक अग्रिम भुगतान संपत्ति द्वारा सृजित राजस्व में एक नियमित हिस्सा, परिसंपत्ति में स्थिर निवेश का वादा और मुद्रीकृत संपत्ति, मोनेटाइज एसेट के शीर्षक अधिकार, टाइटल राइट्स मिलते हैं। स्मरणीय तथ्य क्या है? 9 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम NLMC, नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन के गठन को मंजूरी प्रदान की। यह केंद्र सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी होगी। इसकी प्रारंभिक अधिकृत शेयर पूंजी, ऑथराइज शेयर कैपिटल 5,000 करोड़ रुपए और चुकता शेयर पूंजी, पेड अप शेयर कैपिटल 150 करोड़ रुपए होगी। NLMC, नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों तथा अन्य सरकारी एजेंसियों CPSE के स्वामित्व वाली अतिरिक्त भूमि, सरप्लस लैंड और भवनों का मुद्रीकरण करेगी। गैर प्रमुख परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण के माध्यम से उपयोग में नहीं, अनयूज्ड या आंशिक उपयोग वाली परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण करके सरकार राजस्व प्राप्त करेगी। वर्तमान में CPSE के पास बड़ी मात्रा में उपयोग में नहीं या आंशिक रूप से उपयोग वाली भूमि और परिसंपत्तियां, एसेट्स मौजूद हैं। NLMC इन परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण करेगा और इस प्रक्रिया का समर्थन करेगा। NLMC बंद हो चुके CPSE या ऐसे CPSE जो रणनीतिक विनिवेश, स्ट्रेटजिक डिसइन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया में या उससे संबद्ध परिसंपत्तियों का स्वामित्व प्राप्त करेगा, प्रबंध करेगा और मुद्रीकरण करेगा। NLMC CPSE तथा अन्य सरकारी कंपनियों को परामर्श व समर्थन प्रदान करेगा ताकि वे अपनी गैर प्रमुख परिसंपत्तियों की दक्षता के साथ पहचान कर सकें, उनका मुद्रीकरण कर सकें, मोनेटाइजेशन कर सकें और अधिकतम मूल्य प्राप्त कर सकें। सघन मिशन इंद्रधनुष, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 4.0, 25 दिसंबर 2014 को भारत सरकार ने सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं को तीव्रता से पूर्ण या संपूर्ण टीकाकरण कवरेज प्रदान करने एवं प्रतिरक्षण कार्यक्रम को मजबूत करने या बनाने के लिए मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की। ज्ञातव्य है कि 8 अक्टूबर 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सघन मिशन इंद्रधनुष, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष IMI का शुभारंभ किया। टीकाकरण कार्यक्रम को अधिक सघन और घनीभूत बनाने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई थी। देश में नियमित टीकाकरण कवरेज को बढ़ावा देने के लिए इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 2.0 को दिसंबर 2019 से मार्च 2020 के मध्य संचालित किया गया। सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0 को 22 फरवरी 2021 से 22 मार्च 2021 के मध्य 15-15 दिनों के 2 दौरों 2 राउंड्स में संचालित किया गया। मिशन के तहत देश के सभी जिलों में 90% तक पूर्ण टीकाकरण कवरेज प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। स्मरणीय तथ्य: 7 फरवरी 2022 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री द्वारा सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 का शुभारंभ किया गया। इस मिशन को 3 राउंड्स में संचालित किया जाएगा। IMI इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 4.0 को 33 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के 416 जिलों, आज़ादी का अमृत महोत्सव हेतु चिन्हित 75 जिलों सहित में संचालित किया जाएगा।
मिशन के प्रथम दौर में 11 एवं द्वितीय दौर व तृतीय दौर में 22 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। मिशन का फोकस मुख्यतः सार्वभौमिक टीकाकरण की दिशा में स्थायी लाभ प्राप्त करने में योगदान देना, कोविड-19 महामारी के चलते नियमित टीकाकरण की धीमी पड़ी गति को तेज करना। गोबर-धन संयंत्र इंदौर। गोबर GOBAR का पूर्ण रूप गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज है। इस योजना की घोषणा बजट 2018-19 में की गई थी। इसका उद्देश्य पशुओं के गोबर और खेतों के ठोस अपशिष्ट पदार्थों को कंपोस्ट और बायोगैस में परिवर्तित कर उससे ऊर्जा उत्पन्न करना है। स्मरणीय तथ्य: 19 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर में गोबर-धन बायो CNG संयंत्र का उद्घाटन किया। जैविक कचरे से बायो CNG का उत्पादन करने वाला यह एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा संयंत्र है। यह संयंत्र स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत कचरा मुक्त शहर गार्बेज फ्री सिटीज़ के निर्माण के उद्देश्य के अनुरूप है। यह संयंत्र सार्वजनिक निजी भागीदारी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर आधारित PPP मॉडल पर है। परियोजना को लागू करने हेतु एक विशेष प्रयोजन वाहन स्पेशल पर्पस व्हीकल SPV के रूप में इंदौर क्लीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, इंदौर क्लीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड ICPL को स्थापित किया गया है। यह संयंत्र प्रतिदिन 550 टन गीले जैविक कचरे को उपचारित ट्रीट करने में सक्षम है। इस संयंत्र के माध्यम से प्रतिदिन लगभग 17,000 किलोग्राम CNG और 100 टन जैविक खाद 100 टन जैविक खाद ऑर्गेनिक कंपोस्ट के उत्पादन की उम्मीद है। यह संयंत्र शून्य लैंडफिल मॉडल जीरो लैंडफिल मॉडल पर आधारित है। इससे कोई अपशिष्ट उत्पन्न नहीं होगा। इसके साथ ही इससे कई पर्यावरणीय लाभ जैसे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी, उर्वरक के रूप में जैविक खाद के साथ हरित ऊर्जा प्रदान करना आदि प्राप्त होंगे। ऊपरी भद्रा परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा। ऊपरी भद्रा परियोजना कर्नाटक में कार्यान्वित हो रही एक प्रमुख लिफ्ट सिंचाई परियोजना है। कर्नाटक सरकार ने 16 फरवरी 2022 को घोषणा की कि केंद्र द्वारा इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा प्रदान किया गया है, जिसके चलते इस परियोजना को केंद्र से लगभग 60% वित्तीय सहयोग प्राप्त होगा। स्मरणीय तथ्य: राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त करने वाली यह कर्नाटक की पहली परियोजना है। इस परियोजना का उद्देश्य चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, दावणगेरे और तुमकुरु के सूखाग्रस्त जिलों में खरीफ मौसम में स्थायी सिंचाई सुविधा प्रदान करना है। इसके चलते या इसके साथ ही सूखाग्रस्त जिलों में सूक्ष्म सिंचाई माइक्रो इरिगेशन द्वारा 2.25 लाख हेक्टेयर की सीमा तक सिंचाई करने की योजना है। इस परियोजना को 2 चरणों में पूरा किया जा रहा है। परियोजना के तहत तुंगा नदी से भद्रा जलाशय तक 17.4 हजार मिलियन क्यूबिक फीट TMC और भद्रा जलाशय से अजमपुरा सुरंग तक 29.90 TMC पानी उठाने की परिकल्पना की गई है। TMC मतलब मिलियन क्यूबिक फीट। 7.039 किलोमीटर लंबी अजमपुरा सुरंग का निर्माण किया जाएगा। तो लगभग 7 किलोमीटर लंबी अजमपुरा सुरंग का निर्माण किया जाएगा। परियोजना का क्रियान्वयन विश्वेश्वरैया जल निगम लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। इस्माइल योजना। 12 फरवरी 2022 को नई दिल्ली में इस्माइल योजना को लॉन्च किया गया। इस योजना को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। इस्माइल का पूर्ण रूप है आजीविका और उद्यम के लिए वंचित व्यक्तियों की सहायता, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लिवलीहुड एंड इंटरप्राइज इस्माइल SMILE, एस फॉर सपोर्ट फॉर, M फॉर मार्जिनलाइज्ड, I फॉर इंडिविजुअल्स, L फॉर लिवलीहुड एंड इंटरप्राइज इस्माइल। स्मरणीय तथ्य: यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इस योजना का उद्देश्य ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने के कार्य में संलग्न लोगों को कल्याणकारी उपाय प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत 2 उप योजनाएं शामिल हैं। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण हेतु व्यापक पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना, भीख मांगने बैगिंग के कार्य में संलग्न व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास के लिए
केंद्रीय क्षेत्र की योजना। मंत्रालय ने इस योजना के लिए वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक की अवधि हेतु 365 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए योजना के घटक: ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, कौशल विकास और आजीविका, समग्र चिकित्सा देखभाल, गरिमा गृह के रूप में आवास, ट्रांसजेंडर सुरक्षा प्रकोष्ठ का प्रावधान, ई सेवाएं, राष्ट्रीय पोर्टल और हेल्पलाइन एवं विज्ञापन और अन्य कल्याणकारी उपाय। भीख मांगने के कार्य में संलग्न व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास का फोकस निम्नवत है: सर्वेक्षण और पहचान, लामबंदी, बचाव और आश्रय गृह, व्यापक पुनर्वास। अटल सुरंग की बात कर लेते हैं। अटल सुरंग विश्व की सबसे लंबी सुरंग, राजमार्ग सुरंग। 26 मई 2002 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अटल सुरंग की आधारशिला रखी थी। तो 2002 की बात है ये। इस सुरंग का पूर्व नाम रोहतांग सुरंग था। तो ये रोहतांग पास के पास है, मनाली से, कुल्लू मनाली से लेह तक जाएगी, उसको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगी। 24 दिसंबर 2019 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में इसका नाम अटल टनल रखने का निर्णय किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग में अटल टनल का उद्घाटन किया था। स्मरणीय तथ्य: 9 फरवरी 2022 को अटल सुरंग को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने इस सुरंग को 10,000 फीट यानी 3,000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर निर्मित विश्व की सबसे लंबी सुरंग, राजमार्ग सुरंग, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल के रूप में प्रमाणित किया है। इस सुरंग का निर्माण बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है। अटल सुरंग की लंबाई 9.02 किलोमीटर है। यह घोड़े की नाल के आकार की डबल लेन टनल है। इसकी ऊंचाई 5.525 मीटर है। यह सुरंग 10.5 मीटर चौड़ी है। अटल टनल हिमालय की पीर पांजाल श्रृंखला में अवस्थित रोहतांग दर्रे से गुजरती है। तो कहीं कहीं पे 9 किलोमीटर भी लिखा मिलेगा आपको कि इतनी चौड़ी है। यहाँ पे 10.5 मीटर चौड़ी है और 9 किलोमीटर लंबी है। चौड़ी नहीं, 9 किलोमीटर लंबी है और 10.5 मीटर चौड़ी है। यह पूरे वर्ष हिमाचल प्रदेश के मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़कर रखती है, जो पहले बर्फबारी की वजह से लगभग 6 महीने तक अलग थलग पड़ी रहती थी, बंद रहती थी। यह विश्व की पहली टनल है जिसमें 4G कनेक्टिविटी मुहैया कराई गई है। यह सुरंग सामरिक तौर पर काफ़ी अहम है क्योंकि इसके परिचालन से सड़क मार्ग से मनाली एवं लेह लद्दाख के बीच की दूरी में 46 किलोमीटर की कमी आई है। इस प्रकार इन दोनों स्थानों के बीच यात्रा में लगने वाले समय में 4 से 5 घंटे की बचत होगी। T49 सुरंग जम्मू कश्मीर को एक वैकल्पिक एवं विश्वसनीय परिवहन प्रणाली, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार ने ऊधमपुर से बारामूला तक 272 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन के निर्माण की योजना तैयार की है। यह रेलवे लाइन कश्मीर घाटी को शेष भारत से जोड़ेगी। इस रेलवे लाइन का निर्माण ऊधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट USBRL के तहत किया जा रहा है। वर्ष 2002 में इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना, नेशनल प्रोजेक्ट घोषित किया गया था। ऊधमपुर से बारामूला तक की दूरी 272 किलोमीटर है, जिसे 4 खंडों सेक्शन में विभाजित किया गया है। USBRL परियोजना मार्ग की लंबाई ऊधमपुर कटरा 25, कटरा बनिहाल 111, बनिहाल काजीकुंड 18, काजीकुंड बारामूला 118 और कुल 272 किलोमीटर। तो ये खंड 1 से लेकर के खंड 4 तक है। फिर सुरंगों की संख्या: खंड 1 ऊधमपुर कटरा में 10 सुरंग, कटरा बनिहाल खंड 2 में 27, बनिहाल काजीगुंड में खंड 3 में 1, खंड 4 काजीगुंड बारामूला में 1 भी नहीं, 0। टोटल कितनी है? 38 सुरंग हैं। मुख्य सुरंग की लंबाई किलोमीटर में: ऊधम कटरा खंड 1 में 11 किलोमीटर, कटरा बनिहाल खंड 2 में 97.64 किलोमीटर, बनिहाल काजीगुंड में 11.215 किलोमीटर खंड 3 में, और खंड 4 का डेटा नहीं है। टोटल 119.85 किलोमीटर। सबसे लंबी सुरंग किलोमीटर में 3.15 किलोमीटर ऊधमपुर कटरा के बीच में खंड 1 में, 12.75 किलोमीटर कटरा बनिहाल खंड 2 के बीच में,
और 11.215 किलोमीटर बनिहाल काजीगुंड खंड 3 में, और खंड 4 में नहीं है। USBRL परियोजना के अंतर्गत अत्यधिक विषम, असमतल तथा पर्वतीय भूभाग में बड़ी संख्या में सुरंगों एवं पुलों का निर्माण शामिल है। संपूर्ण परियोजना के अंतर्गत कुल 38 सुरंगों, संयुक्त लंबाई लगभग 119 किलोमीटर का निर्माण शामिल है। इसमें से सबसे लंबी सुरंग T49 है, जिसकी लंबाई 12.75 किलोमीटर है। यह सुरंग कटरा बनिहाल खंड पर स्थित है। निर्माण पूर्ण होने पर T49 देश की सबसे लंबी परिवहन सुरंग, लॉन्गेस्ट ट्रांसपोर्टेशन टनल बन जाएगी। वर्तमान में बनिहाल काजीगुंड खंड पर स्थित पीर पांजाल सुरंग भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग है। पीर पांजाल सुरंग की लंबाई 11.215 किलोमीटर है। T49 सुरंग का निर्माण NATM न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड द्वारा किया गया है। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी। श्री रामानुजाचार्य जी का जन्म 1017 AD में श्री पेरम्बुदूर, तमिलनाडु में हुआ था। वे श्री वैष्णव परंपरा के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रतिपादकों में से एक हैं। रामानुजाचार्य वेदांत के प्रमुख दार्शनिकों में से शामिल हैं। रामानुजाचार्य ने ही सर्वप्रथम आदि शंकराचार्य के अद्वैतवाद की अवधारणा का खंडन किया। रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद की अवधारणा प्रस्तुत की। विशिष्टाद्वैतवाद में ब्रह्मा और उसकी समस्त कृति, जीव एवं जगत को सत्य माना गया है। रामानुजाचार्य ने अनेकों साहित्यिक ग्रंथों की रचना की, जिनमें शामिल हैं वेदांत सार, वेदार्थ संग्रह, गीता भाष्य, श्री वैकुंठ गद्य, वेदांत द्वीप आदि। श्री भाष्य रामानुजाचार्य द्वारा रचित सबसे प्राचीन ग्रंथ है। उल्लेखनीय है कि श्री रामानुजाचार्य ने आस्था, जाति और पंथ सहित जीवन के सभी पहलुओं में समानता के विचार, आइडिया ऑफ इक्वालिटी को बढ़ावा दिया था। इसी कारण हैदराबाद में स्थित उनकी प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी नाम दिया गया है। स्मरणीय तथ्य, 5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी को राष्ट्र को समर्पित किया। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी 11वीं सदी के महान दार्शनिक, चिंतक एवं भक्ति संत श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। यह प्रतिमा शमशाबाद, हैदराबाद, तेलंगाना स्थित त्रिदंडी चिन्ना जीयर स्वामी आश्रम में स्थापित है। उल्लेखनीय है कि इस प्रतिमा का उद्घाटन 13 दिवसीय श्री रामानुज सहस्राब्दी समारोह के दौरान किया गया। यह समारोह श्री रामानुजाचार्य की 1000वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों का हिस्सा था। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी को हिंदी में समता मूर्ति नाम दिया गया है। इस प्रतिमा की ऊंचाई 216 फीट है। यह प्रतिमा 54 फीट ऊंचे आधार भवन पर स्थापित है, जिसे भद्रवेदी नाम दिया गया है। इस प्रतिमा की परिकल्पना श्री रामानुजाचार्य आश्रम के श्री चिन्ना जीयर स्वामी जी ने की थी। उल्लेखनीय है कि स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी 216 फीट के अंतर्गत भद्रवेदी, पद्मपीठम, रामानुजाचार्य प्रतिमा तथा त्रिदंडम शामिल हैं। यह प्रतिमा पंचलोह 5 धातुओं के संयोजन से निर्मित है। ये 5 धातुएं हैं सोना, चांदी, तांबा, पीतल, जस्ता। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी के चारों ओर 108 दिव्य देशम नक्काशीदार मंदिरों का निर्माण भी किया गया है। चाइना स्थित एरोसन कॉरपोरेशन ने लगभग 1600 टुकड़ों में स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का निर्माण कर इसे भारत भेज दिया था। भारत में इन टुकड़ों को असेंबल कर यह पूरी प्रतिमा तैयार की गई। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी बैठी हुई मुद्रा, सिटिंग पोस्चर में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा, वर्ल्ड सेकेंड टॉलेस्ट स्टैचू है। थाईलैंड स्थित ग्रेट बुद्धा ऑफ थाईलैंड को बैठी हुई मुद्रा में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा माना जाता है। इस प्रतिमा की ऊंचाई 302 फीट है। किसकी? थाईलैंड वाली की। स्टैच्यू ऑफ बिलीफ की बात करें, वर्तमान में राजस्थान के नाथद्वार में भगवान शिव की 351 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है। इसे स्टैच्यू ऑफ बिलीफ नाम दिया गया है राजस्थान में। यह विश्व में भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी। स्टैच्यू ऑफ पीस, 16 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया। यह जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की प्रतिमा है। विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की 151वीं जयंती समारोहों के उपलक्ष्य में इस प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस प्रतिमा की ऊंचाई 151 इंच है।
यह प्रतिमा अष्टधातु 8 धातुओं से निर्मित है, जिसमें तांबा कॉपर मुख्य घटक है। यह प्रतिमा पाली राजस्थान के जैतपुरा स्थित विजय वल्लभ साधना केंद्र में स्थापित है। विजय वल्लभ महाराज 1870 से 1954 ने जैन संत के रूप में सादगीपूर्ण जीवन जीते हुए निस्वार्थ भाव से भगवान महावीर के संदेश का प्रसार का कार्य किया। अब बात करते हैं पर्वतमाला परियोजना की। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के अलावा यात्रियों के लिए संपर्क सुविधा में सुधार करने, भीड़ भाड़ वाले शहरों में यातायात को सरल बनाने के उद्देश्य से देश में पहली बार पर्वतमाला परियोजना की शुरुआत की गई। स्मरणीय तथ्य: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए पर्वतमाला परियोजना की घोषणा की थी। यह परियोजना लोक निजी भागीदारी के आधार पर राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम नेशनल रोपवेज डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत शुरू की जाएगी। बजट घोषणा 2022-23 के अनुसार 60 किलोमीटर की दूरी के लिए 8 रोपवे परियोजना हेतु संविदा जारी की जाएगी। यह परियोजना वर्तमान में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, जम्मू कश्मीर और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में शुरू की जा रही है। ध्यातव्य है कि वाराणसी में वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन से चर्च स्क्वायर गोदौलिया तक रोपवे का निर्माण किया जा रहा है। गुवाहाटी असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बने गुवाहाटी पैसेंजर रोपवे का उद्घाटन 24 अगस्त 2020 को किया गया था। लगभग 2 किलोमीटर लंबा यह रोपवे, जो गुवाहाटी वाला है, किसी नदी पर बना भारत का सबसे लंबा रोपवे माना जाता है। कानपुर मेट्रो का शुभारंभ। विश्व की पहली मेट्रोपॉलिटन मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत 1863 में लंदन में हुई थी। भारत में प्रथम मेट्रो रेल नेटवर्क का प्रारंभ वर्ष 1984 में कोलकाता में हुआ था। हाल ही में मेट्रो रेल का परिचालन प्रारंभ करने वाला कानपुर भारत का नवीनतम शहर बन गया है। कानपुर मेट्रो की घोषणा तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2016 में की गई थी, जिसका निर्माण कार्य नवंबर 2019 से प्रारंभ हुआ। स्मरणीय तथ्य: 28 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर मेट्रो के प्रथम गलियारे कॉरिडोर 1 के प्राथमिक खंड का उद्घाटन किया। कानपुर मेट्रो के इस खंड में IIT कानपुर से मोती झील तक मेट्रो रेल का परिचालन किया जाएगा। यह खंड 9 किलोमीटर लंबा है, जिसमें 9 मेट्रो रेल स्टेशन है। 9 किलोमीटर में 9 स्टेशन। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना की कुल लंबाई 32.4 किलोमीटर है, जिसमें 13 किलोमीटर लंबा रास्ता अंडरग्राउंड भूमिगत होगा। इस परियोजना को 2 गलियारों कॉरिडोर्स में विभाजित किया गया है। पहला गलियारा फर्स्ट कॉरिडोर IIT कानपुर से नौबस्ता तक, सेकंड गलियारा द्वितीय गलियारा सेकंड कॉरिडोर चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय से बर्रा 8 तक, CSA से बर्रा 8 तक। परियोजना की पूर्ण होने की समय सीमा वर्ष 2024 5 वर्ष की है। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड इस परियोजना के लिए नोडल एजेंसी है। प्राथमिक खंड IIT कानपुर से मोती झील के सभी 9 मेट्रो स्टेशनों को हरित भवन परिषद ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की प्लैटिनम रेटिंग से प्रमाणित किया गया है। इस खंड को हरित भवन संहिता के अनुसार विकसित किया गया है, जो इसे पर्यावरण के प्रति सुरक्षित बनाता है। हरित भवन संहिता और मानदंडों के कड़े अनुपालन के कारण इसे पर्यावरण प्रबंधन के लिए ISO 14001 प्रमाणन तथा सुरक्षा प्रबंधन के लिए ISO 45001 प्रमाणन के साथ प्रमाणित किया गया है। यह डबल टी गर्डर का उपयोग करने वाला भारत का पहला मेट्रो रेल नेटवर्क है। हरित ऊर्जा गलियारा चरण 2 सौर एवं पवन जैसे नवीकरणीय स्रोतों से उत्पादित बिजली को ग्रिड में पारंपरिक बिजली स्टेशनों के साथ सिंक्रोनाइज करना ही ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना का उद्देश्य है। स्मरणीय तथ्य: 6 जनवरी 2022 को आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति ने प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम हेतु हरित ऊर्जा गलियारा चरण 2 योजना को मंजूरी दी। सेकंड कॉरिडोर को इसके तहत लगभग 10,750 सर्किट किलोमीटर पारेषण लाइन तथा सब स्टेशनों की लगभग 27,500 मेगावाट वोल्ट एम्पियर ट्रांसफार्मर क्षमता को अतिरिक्त रूप से जोड़े जाने को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना से 7 राज्यों में लगभग 20 गीगावाट क्षमता की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के ग्रिड एकीकरण
और बिजली निकासी में मदद मिलेगी। 7 राज्यों में शामिल हैं गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। हरित ऊर्जा गलियारा चरण 2 2021 से 2022 से 2025 से 2026 की अवधि में कार्यान्वित किया जाएगा। इस परियोजना से वर्ष 2030 तक 450 गीगावाट स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी। अब शायद 500 गीगावाट कर दिया गया है इसे। ध्यातव्य है कि 2015-16 में अंतर्राज्यीय पारेषण हेतु हरित ऊर्जा गलियारा चरण 1 को मंजूरी प्रदान की गई थी। चरण 1 के तहत 8 राज्यों तमिलनाडु, कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश को शामिल किया गया था।